नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। क्या राजनीति में बदले की भावना से काम होती है? क्या जिनका सरकार रहता है वो अपने विरोधियों पर या जिनके विचारों से वो सहमत नहीं होते हैं उन पे बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं? ये एक प्रश्न है। और कई बार तो कई राजनेता जो विपक्ष में रहते हैं या जिन पे जो है जांच एजेंसियों का कार्रवाई होता है, कई बार वो कहते भी हैं कि हम पे बदले की भावना से कार्रवाई की जा रहा है, लेकिन जब वही सत्ता में चले जाते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं और वो शायद बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर नेताओं की बातों को प्रमाण मान लीजिए तो इसका मतलब ये हुआ कि बदले की भावना से राजनीति में कार्रवाई होती है, सरकारें बदले की भावना से कार्रवाई करती है। फिर ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा कई राजनेता कहते हैं, उसी बयान को हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि उनके बातों को हम सच्चाई अगर मान ले तो ऐसा होता है, हम मान लेते हैं, क्योंकि ना हम सरकार में रहे हैं और ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी में हैं। इसीलिए उन्हीं के वो ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं जिनका जो सरकार में रहे हैं या जो किसी राजनीतिक पार्टी में रहे हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। वो बोले हैं कई राजनेता कई मौके पर, तो इसको हम जो है सच मान के आगे बढ़ते हैं। अभी बिहार की राजनीति में देखिए, एक पत्रकार है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, जिसका नाम मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, या दूसरे शब्दों में कहे तो मनीष कश्यप पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और मनीष कश्यप ने उसके बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, अर्थात खुद को थाने में जाके सरेंडर कर दिया। यहाँ तो ये बात समझ में आती है। एफआईआर क्यों किया गया ये अभी तक आप सबको पता ही होगा कि तमिलनाडु में जो खबर आ रही थी कि बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट किया जा रहा है, इसको लेकर मनीष कश्यप ने एक ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसको बताया जा रहा है कि ये जो है गलत वीडियो था, ये फेक वीडियो था और इसी कारण उस पर बिहार में कई बार एफआईआर दर्ज किया गया। फिर वो उसका बयान भी आया जिसमें वो थोड़ा सा अति करते हुए दिखे, थोड़ा सा पत्रकारिता की मर्यादा को नांगते भी देखे, जिसमें उन्होंने कहा कि 180 दिनों के अंदर अगर वो जेल चले गए तो तेजस्वी यादव की सरकार को गिरा देंगे अगर वो जेल से बाहर आए, या फिर वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। ये सारी प्रक्रिया हुआ जिससे अभी तक आप वाकिफ होंगे। लेकिन मनीष कश्यप के बारे में एक बात आप जान लीजिए, मनीष कश्यप के पत्रकारिता करने का जो उनका थोड़ा तरीका है वो थोड़ा दूसरे किस्म का है, उससे थोड़ा सा आप सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, चयन करते हैं पत्रकारिता के लिहाजा से थोड़ा उसको बहुत अच्छा सही नहीं माना जा सकता। लेकिन इन सब को थोड़ा देर के लिए अगर आप साइड कर दीजिए, आप इस देश के, आप इस राज्य के आम नागरिक हैं और इस तमिलनाडु वाले मामले को भी थोड़ा सा साइड कर दीजिए, ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, तो एक साफ दृष्टि से देखिए, एक जो है निष्पक्ष नज़र से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनीष कश्यप ने आज तक जिन मुद्दों को उठाया है, खास करके भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अधिकतर वीडियो आता था, आप देखेंगे तो वो सारे मुद्दे जो है कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ था, या उन सारे मुद्दों से कहीं ना कहीं जनता का सरोकार था और इस प्रकार की घटना समाज में होती थी, समाज में भ्रष्टाचार होता था, वो सारे मुद्दे वाजिब थे। और मनीष कश्यप द्वारा आज तक जो भी मुद्दा उठाया गया उस मुद्दे से आप जरूर थोड़ा सा इत्तेफाक रखते होंगे, थोड़ा सा आप सहमत होंगे कि उसने मुद्दा तो सही उठाया, हालांकि उसका तरीका से आप अगर इत्तेफाक नहीं भी रखते होंगे। एक वर्ग देश का, समाज का, राष्ट्र का या बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उसके पत्रकारिता के तरीके से भी सहमति जताते हैं, उनके पत्रकारिता करने के तरीके से सहमत है। लेकिन हम उस वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके पत्रकारिता करने के तरीके से सहमत नहीं है। अगर आप उसके तरीके से सहमत नहीं भी हैं, फिर भी आप मनीष कश्यप द्वारा उठाए गए मुद्दे से जरूर सहमत होंगे। उसने जो मुद्दा उठाया वो तो सही था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या यूनिवर्सिटी में जो लेट सेशन हो, इन तमाम मुद्दे जो उठाता था, जो वो बातें करता था, वो बातें कहीं ना कहीं सही है।
हालांकि बिहार पुलिस की सक्रियता देखिए, बिहार पुलिस ने तुरंत मनीष कश्यप पर एफआईआर किया। जैसे जहां तक मुझे जानकारी है शायद उन पे 3 एफआईआर हुआ। उसके बाद कई टीमें गठित की गई, कई जगह छापेमारी भी की और छापेमारी करने के बाद जो है उस पता चला कि उसके घर पे जो कुर्की करने के लिए भी पुलिस गई हुई थी और इसके बाद पुलिस ने उसको अंतोगत्वा जो है पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक तो ये खेल समझ में आता है। इस पूरे मामले में देखिए तो सत्ता हो या बिहार पुलिस की भूमिका देखिए काफ़ी सक्रिय है। बहुत जल्दी ये सारा फैसला हो गया, बहुत जल्दी पुलिस ने टीम गठित किया, पुलिस ने एक्शन लिया। लेकिन क्या दूसरे मामले में बिहार पुलिस इस प्रकार का एक्शन लेती है क्या? क्या दूसरे मामले में बिहार पुलिस इतना सक्रिय होती है क्या? ये भी आपको कभी सोचना चाहिए। अभी देखिए बिहार के राजधानी है पटना और पटना से ही सटे बिहटा है। बिहटा में एक 13 वर्ष का बच्चा जिसका नाम तुषार है, तुषार को किडनैप कर लिया गया और तुषार को किडनैप करके उनके परिवार से, उनके परिजनों से 40 लाख रुपये का रंगदारी मांग रहा है खुलेआम अपराधी। हालांकि इस मामले में बिहार पुलिस ने टीमें गठित की है, इस मामले में भी जांच कर रही है। ये सारी प्रक्रिया चल रहा है जो उसके परिवार द्वारा, जनों द्वारा जो पुलिस को सूचना दी गई इसके आधार पर। लेकिन फिर भी इन सबको अगर थोड़ा सा आप साइड कर दीजिए तो आपको पता चलेगा कि उस तेजी से बिहार पुलिस दूसरे मामले में कार्रवाई नहीं करती जिस तेजी से उन मुद्दों में, या बिहार पुलिस या दूसरे राज्यों की पुलिस को भी देख लीजिए, जिस मामले में जिस तेजी से जिसमें राजनीतिक इन्वॉल्व हो उस मामले में जो है कार्रवाई करती है। और यही बिहार पुलिस है। देखिए बार बार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, मर्डर हो रही है। ठीक है, कुछ देर के लिए मान लीजिए आपकी पुलिस है, पुलिस क्या करेगी? पुलिस जब घटना हो गया तो जांच टीम गठित करेगी, पुलिस जो है छापे मारेगी, पुलिस सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगी। लेकिन सोचिए बिहार में जो है एक बार फिर जो ये उद्योग है, कौन सा उद्योग? कोई इंडस्ट्री वाला उद्योग नहीं, कोई बहुत बड़ा कारखाने वाला उद्योग नहीं, किडनैपिंग का उद्योग जो है, हत्या का उद्योग, ये उद्योग कितना फल फूल रहा है। और लगातार पिछले अगर कुछ महीनों से आप देखेंगे तो बिहार में इन सारे घटना को देखा जा रहा है। मर्डर हो रहा है, उसके बाद किडनैपिंग हो रहा है, फिरौती मांगे जा रहा है और ये सारे वारदात बिहार में हो रहा है, ये सारे घटना बिहार में हो रहा है। लेकिन कुछ मामले में पुलिस जितना या प्रशासन जितना या सरकार जितना सक्रिय होता है, यहाँ समझने वाली बात है कि आम मामले में प्रशासन उतना सक्रिय नहीं होता। कुछ दिन पहले ही तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था बिहार पुलिस से कि यार पेट्रोलिंग बढ़ाइए, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में अपराध नहीं रुक रहा है और कई ऐसे वारदात हो रही है, तो चिंताजनक है ही। लेकिन अब सोचिए अगर आप एक आम आदमी हैं तो आपको जीने के लिए जिन आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता है, आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं या मूलभूत ज़रूरत है, उनमें से क्या है चाहिए आपको? आपको चाहिए क्या? सुरक्षा, और आपको आपका दाना पानी चल सके इसके लिए रोजगार चाहिए। अगर ये 2 चीज़ सही हो गया तो बाकी चीज़ भी है। आप कोई कमेंट बॉक्स में ये मत लिख देना कि किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को शिक्षा चाहिए, लेकिन ये 2 चीज़ जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से ही आगे की रास्ता खुलता है। तो समझिए शिक्षा, क्षमा कीजिएगा, चाहिए क्या? सुरक्षा चाहिए और दाना पानी के लिए अन्न चाहिए और उसके लिए रोजगार चाहिए। और देखिए अब बिहार में जब तेजस्वी यादव ने जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो पहले कलम से ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन बिहार में पिछले 8 महीने से माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है और पिछले 8 महीनों से ये सारे कुछ है। लेकिन बिहार में देखिए, बिहार में अब कितने लोगों को रोजगार मिला है इसका तो कोई डाटा अभी तक बाहर नहीं है। पिछले 8 महीनों में क्या बिहार के युवाओं को, 10 लाख युवाओं को रोजगार मिला, इसका डाटा तो हमारे पास नहीं है क्योंकि सरकार ने इसका डाटा अभी तक प्रकाशित ही नहीं किया। लेकिन देखिए अभी हो क्या रहा है बिहार में जो रोजगार के लिए,
बिहार के पटना में 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के मांग को लेकर जो है अभ्यर्थी, कल ही की घटना है कि इस बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कई के अभ्यर्थी कह रहे थे कि वो पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कब 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का जो है वैकेंसी निकलेगा, कब 7वें चरण की बहाली निकलेगी और उनको रोजगार मिलेगा और वो शिक्षक बनने का उनका सपना पूरा होगा। अब पता नहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव का ध्यान इस ओर जाता है या गया है कि नहीं, ये खबर उन तक पहुंची है कि नहीं कि कल ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपने 10 लाख रोजगार युवाओं को देने का वादा किया था, लेकिन आप ही के आवास से शायद कुछ किलोमीटर दूर पटना के डाक बंगला चौराहे पे जो है सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की सपना पाले हुए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे कि कम से कम जल्दी से जो है शिक्षक भर्ती का जो है 7वें चरण का बहाली निकाल दीजिए ताकि उनको रोजगार मिल सके, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए, क्योंकि रोजगार जब उनको मिलेगा तभी उनका दाना पानी चलेगा। अगर लेकिन ये सब तब कीजिए जब आपके माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को रामचरितमानस और मनुस्मृति जैसे दूसरे धार्मिक मुद्दों पे बयानबाजी करने से समय मिल जाए। अगर इन सारे मुद्दों से समय मिल गया हो माननीय शिक्षा मंत्री जी को, तो उनको कहिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी कि 7वें चरण का शिक्षक बहाली का जो है वैकेंसी निकाल दे और उसकी घोषणा कर दे ताकि युवाओं को रोजगार मिल जाए। और आपने भी 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि जिस प्रकार से पुलिस ने मनीष कश्यप के मामले में सक्रियता दिखाई, अपने पुलिस प्रशासन से कहिए कि दूसरे आम लोगों के मामले में भी वो कम से कम इसी प्रकार की सक्रियता दिखाए ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा हो और बिहार के युवाओं को रोजगार मिल सके। इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जो वो मांग कर रहे हैं, थोड़ी उनके भी मांग को सुन लीजिए और 7वें चरण का शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। और थोड़ा अपने वादे को भी याद रखिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो आपने बिहार के युवाओं से किया था कि आप 10 लाख बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। अगर आप दे देंगे तो बिहार के युवाओं पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा और बिहार के युवा इस उपकार का जो मूल्य है अपने कीमती वोटों से आपको चुकाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी यहाँ तक ठीक ठाक लगी, अच्छी लगी और हमारी बातें से आप सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।